Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant. I am MBA Finance and PhD holder. My project है Derivative Market Future Trend Analysis. आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एमबीए जो फाइनेंस कर रहे हैं उनके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अरे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग को जानना होगा कि इसके सिद्धांत क्या है, इसके अधिक क्या है। इसे इंट्रोडक्शंस में यदि हम लेते हैं, सो फार वी हैव डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इन दिस पार्ट। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग क्या होता है इन दिस पार्ट में, इशू रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ करेंट एसेट्स विल बी डिस्कस्ड। ये जो होता है करेंट एसेट्स से रिलेटेड, इसको डिस्कस करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ करेंट एसेट्स इज सिमिलरली टू दैट ऑफ फिक्स एसेट्स इन द सेंस दैट in both case a firm analyzes their effect on their return and risk. The management of fixed and current asset, however, इस प्रकार differs in three important way. फर्स्ट में इन मीनिंग ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स का मीनिंग क्या है? टाइम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यहाँ पर टाइम क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कंसिक्वेंटली डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग टेक्निक्स प्ले ऑफ सिग्निफिकेंट रोल इन कैपिटल बस्टिंग एंड माइनर वन इन द मैनेजमेंट ऑफ करेंट एसेट्स, ठीक है। सेकेंड में आता है द लार्ज होल्डिंग ऑफ करेंट एसेट, स्पेशली कैश स्ट्रेंथ द फॉर्म लिक्विडिटी पोजीशन। जब ये फॉर्म लिक्विडिटी पोजीशन में है तो एंड रिड्यूज रिस्कीनेस बट ऑल्सो रिड्यूज द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। दस इस प्रकार रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज इन्वॉल्व इन होल्डिंग करेंट एसेट्स। Third, level of fixed as well as current assets depends upon expected sale, but it is only current asset which can be adjusted with sale fluctuation in the short run. Thus, the form a greater degree of flexibility in meaning of current assets. कॉन्सेप्ट में आते हैं, यदि वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, कैपिटल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब जैसे मान लें कि देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के दो कॉन्सेप्ट, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो होता है रेफर टू फॉर्म इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स। जब करेंट एसेट्स में भी जब फॉर्म का जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम तब हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को देखते हैं। करेंट एसेट्स आर द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अकाउंटिंग पीरियड। कहने का मतलब है कि करेंट एसेट उसे कहते हैं जो अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत एक साल के अंदर यदि वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो वो करेंट एसेट्स माना जाता है। इंक्लूडिंग इसमें कैश को रखते हैं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी भी आपको करेंट एसेट्स का पार्ट है। डेटर्स का जो संबंध होता है वो किससे होता है? अकाउंट रिसीवेबल से होता है या बुक डेब्ट्स। जब भी हमारे क्वेश्चंस में यदि बुक डेब्ट्स दिया रहेगा या अकाउंट रिसीवेबल दिया रहेगा तो इसका संबंध डायरेक्ट किससे होता है? डेटर से होता है। बिल रिसीवेबल का संबंध किससे होता है? बिल रिसीवेबल का संबंध क्रेडिटर से होता है। स्टॉक्स का संबंध किससे होता है? इन्वेंट्री से होता है। आपको ये चीज़ को जानना पड़ेगा। जब सीए फाइनल का एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी आ गया, डेटर्स आ गया, और उसी जगह उसमें दूसरा ऑप्शन में अकाउंट रिसीवेबल या बुक डेब्ट्स को आपको लिख दिया जाएगा, बिल रिसीवेबल या स्टॉक इन्वेंट्री का। नेट वर्किंग कैपिटल रेफर टू डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लिएबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल जब हम वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो हम कभी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं तो उस बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए हमें नेट वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है। डे टू डे जो हमारे जो कैश जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या कैश जो हमको बिजनेस को चलाने में बराबर जो असिस्ट करता है वो मेरा नेट वर्किंग कैपिटल ही असिस्ट करता है। करेंट लायबिलिटीज
नेट वर्किंग कैपिटल रेफर टू डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लिबिलिटी। करेंट एसेट्स में से जब हम करेंट लिबिलिटीज को घटा देते हैं तो ये मेरा नेट वर्किंग कैपिटल निकल जाता है। करेंट लिबिलिटीज आर दोज क्लेम ऑफ आउटसाइडर विच आर एक्सपेक्टेड टू मैच्योर फॉर पेमेंट विद इन ए अकाउंटिंग ईयर एंड इंक्लूड क्रेडिटर अकाउंटिंग पेबल, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग बिल्स पेबल जो मेरा क्रेडिटर हो गया, जो लेनदार हो गया, जिसका संबंध अकाउंट पेबल से होता है। क्रेडिटर क्या है, वो मेरा ऊपर लायबिलिटीज है, आज न भी हम उसको हमको पैसा रिफंड करना है। क्रेडिटर मेरा क्या है, मेरा लायबिलिटीज है, आज न भी हम इसको पैसा रिफंड करना है। बिल्स पेबल, बिल बकाया हो, जो पेबल में से मैं अभी भुगतान नहीं किया है वो भविष्य में से भुगतान करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी नॉन कैश आइटम है जिसका हम एडजस्टमेंट करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का होता है आदत बकाया, जो मेरे ऊपर बकाया है। विद इन द 1 ईयर, यदि 1 ईयर के अंतर्गत यदि उसका भुगतान कर दे तो वो मेरा करेंट लायबिलिटीज माना जाता है। नेट वर्किंग कैपिटल कैन बी पॉजिटिव या निगेटिव। नेट वर्किंग कैपिटल या तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल विल अराइज व्हेन करेंट एसेट्स एक्सीड करेंट लायबिलिटी। पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है वो मेरे करेंट लायबिलिटीज से, माने करेंट एसेट्स से करेंट लायबिलिटीज से अधिक होता है। करेक्ट, करेंट एसेट्स मेरा करेंट लायबिलिटी से अधिक होता है करेंट एसेट्स, वो पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल हो जाता है अकर व्हेन करेंट लायबिलिटीज आर इन एक्सीड ऑफ करेंट एसेट। कहने का होता है करेंट एसेट्स से करेंट लायबिलिटी अधिक होता है या निगेटिव माना जाता है। जब मेरा करेंट एसेट्स से ज़्यादा, यदि मेरा करेंट एसेट्स है उससे ज़्यादा मेरा करेंट लायबिलिटीज है तो निगेटिव सेंस में मानेंगे, और यदि मेरा करेंट एसेट्स एक्सिस्ट है और करेंट लायबिलिटीज कम है तो उसे पॉजिटिव सेंस में लेंगे। द टू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल आर नॉट एक्सक्लूसिव, रादर दे हैव इक्वली significant from the management viewpoint, focusing on management of current asset। करंट एसेट्स के मैनेजमेंट पर कैसे आप फोकस करेंगे। द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट फोकस attention to aspect current assets management, how to optimize investment in current assets, how should current assets be finance, current assets को आप कैसे फाइनेंस कर सकते हैं। The consideration of the level of investment in current assets should avoid two danger point। पहला तो एक्सेसिव और होता है इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स शुड बी जस्ट एडिक्वेट टू नीड ऑफ द बिजनेस फॉर्म, ठीक है। एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट इम्पेयर्स द फॉर्म प्रॉफिटेबिलिटी। आइडियल इन्वेस्टमेंट अर्न्स नथिंग ऑन दे। आइडियल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अदर हैंड में आते हैं इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ working capital can threaten solvency of the firm because of its inability to meet its current obligation. It should be realized that the working capital needs of the firms may be fluctuating with changing business activities. This may cause excess shortage of working capital. Prudently, the management should be prompt to initial an action and correct imbalance. Another aspect of the gross working capital point to the need of arranging funds for financing current assets. Whenever a need for working capital funds arise due to the increasing level of business activity or any other reason, financial arrangements should be made quickly. Similarly, if suddenly some surplus funds arises, they should not be allowed to remain ideal but should be investment in short-term security. Thus means इस प्रकार the financial manager should have knowledge of the source of working capital fund as well as investment avenue where ideal funds may be temporarily invested. Focusing of liquidity management. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में फॉक्सिंग किस पे करेंगे, लिक्विडिटी मैनेजमेंट पे, कितना जल्दी हमको कैश में कन्वर्ट हो जाए।
Net working capital is qualitative concept. It indicates the liquidity position of the firms, suggests the extent to which working capital needs may be financed by permanent source of funds. वर्किंग कैपिटल जो मेरा फाइनेंस होता है वो परमानेंट सोर्स ऑफ फंड होता है. करंट एसेट्स शुड बी सफिशिएंटली इन एक्सेस ऑफ करंट liabilities to constitute a margin buffer for maturity obligation within the ordinary operating cycle of business. In order to protect their interest, short-term creditor always like a company to maintain current assets at higher level than current liabilities. It is conventional rule to maintain the level of current assets twice means दोबारा the level of current liabilities. However, इस प्रकार the quality of current assets should be considered in determining the level of current assets. Why से वीज वाई से वीज का मतलब प्रथम दृष्टि से प्रीमा फेसाइज करंट liabilities a weak liquidity position poses a threat to solvency of the company and they make it unsafe and unsound. A negative working capital means a negative liquidity may prove to be harmful for the company reputation. Excessive liquidity is also bad. It may be due to mismanagement. It may be due to mismanagement of current asset. Therefore, prompt and timely action should be taken by management to improve and correct an imbalance in the liquidity position of the firm. Net working capital concept also covers the questions of judicious mix of long-term and short-term funds for financing current assets. For every firm, there is a minimum amount of net working capital which is permanent. Therefore, portions of the working capital should be financed with the permanent source of fund, such as equity share capital, debenture, long-term debt, preference share capital, retained earnings. Management must therefore decide the extent to which current assets should be financed with equity capital या broad capital. In summary, it may be emphasized that both gross and net concept of working capital are equally important for the efficient management of working capital. There is no precise way to determine the exact amount of gross net working capital for any firm. The can and problems of each company should be analyzed, determine the amount, determined analyze determined the amount of working capital. There is no specific rule how current assets should be financed. It is not feasible in practice to finance current assets by short-term source, only keeping in view of constraints of individuals company. A judicious mix, long-term, short-term finance should be invested in current assets. Since current assets involve cost of funds, they should be put to be productive use. Operating and cash conversion cycle. Operating cycle is time duration required to convert sales after the conversion of resource and inventory in cash. The operating cycle of manufacturing company involve 3 फेज. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होता है ऑपरेटिंग साइकिल में 3 फेज में इन्वॉल्व होता है. एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज सच ए रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल. A manufacturing of product which is including conversion of raw material, work in progress, finished goods. Sale of product में आते हैं either for cash, credit sales, create amount receivable या collection. देखिए एक्विजिशन और रिसोर्सेज में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, उसके ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम बनाते हैं तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को घटा देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं और ब्लॉकेज को देखते हैं कि ये हमारा जो एक्विजिशन रिसोर्सेज जो हुआ, रॉ मटेरियल में कितने ब्लॉकेज हैं, लेबर कॉस्टिंग में कितने ब्लॉकेज हुए, पावर एंड फ्यूल कितने लगे, उसका हम कॉस्टिंग निकालते हैं. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट को बनाने में जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग लगा उसमें क्या क्या चीज़ को शामिल, रॉ मटेरियल, इन वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, वो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. पहले क्या करते हैं, रॉ मटेरियल आते हैं, फिर उसका वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं, उसके बाद वो मेरा फिनिश गुड्स हो जाता है और मार्केट में
सेल कर देते हैं। तो इस अनुसार से हम देखते हैं सेल ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के सेल के संबंध में यदि अब आते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल को निकालते हैं। आइदर फॉर कैश ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स क्रिएट अकाउंट रिसीवेबल और फॉर कलेक्शन। क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है अकाउंट रिसीवेबल, जो मेरा भविष्य में वो मुझे प्राप्त होगा। क्रेडिटर है, मैं मुझे महाजन हो गया, मुझे देना पड़ेगा, क्रेडिट करना है। क्रेडिट सेल्स किसी को उधार माल बेचते हैं। तो उधार माल यदि हम बेचते हैं तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आता है। पहला क्या होता है कि मेरे पास वो मेरा डेटर हो गया, हम उसका क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर क्या हो गया मेरे लिए, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट, जब कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसको लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर को दिखाते हैं, और डेटर को क्या दिखाते हैं, एसेट साइड में। डेटर को का मतलब क्या हुआ, डेटर का मतलब ये हुआ कि हम कभी भी किसी भी समय हम उससे पैसा वसूल सकते हैं, वो मेरा एसेट्स है। और क्रेडिट क्या हो गया, क्रेडिटर क्या हो गया, हम उसके लेनदार हो गए, महाजन हो गए, क्रेडिटर हो गए। तो इस अनुसार से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है दिस फेज। अब इसमें क्रेडिटर के कितना दिन आप ब्लॉकेज हो गए, कितना दिन में आपका अकाउंट रिसीवेबल हुआ। बिल रिसीवेबल का संबंध डायरेक्ट डेटर से होता है, अकाउंट रिसीवेबल का संबंध डायरेक्ट क्रेडिटर से होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना है, क्रेडिट सेल्स का क्या कॉन्सेप्ट। दिस फेज अफेक्ट द कैश फ्लो विच मोस्ट ऑफ द टाइम आर नाइदर द scenariozed, not certain. They are not scenariozed because cash outflow usually occur before cash inflow. कैश आउटफ्लो यूजुअली अकर होता है कैश इनफ्लो से पहले। कैश इनफ्लो आर नॉट सर्टेन बिकॉज सेल एंड कलेक्शन विच गिव रेज टू कैश इनफ्लो आर डिफिकल्ट टू फोरकास्ट एक्यूरेटली। कैश इनफ्लो को आप एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं कर सकते। फोरकास्ट का मतलब क्या है, भविष्यवाणी आप एक्यूरेटली नहीं कर सकते। कैश आउटफ्लो ऑन द अदर हैंड relatively certain. The firm is therefore required to invest in current assets for a smooth and uninterrupted function. It needs to maintain liquidity to purchase raw material, pay expense, wages and salary, other manufacturing, administrative, selling expense, taxes. There is hardly matching between cash inflow and outflow. Cash is also held to meet any future exigent stock of raw material work in progress are kept to ensure smooth production to guard against non-availability of raw material other component. The forms में जैसे मान लेंगे सपोज डेट परचेज, पेमेंट, क्रेडिट सेल्स, कलेक्शन। परचेज में आ गया RMPC, W वर्क इन प्रोग्रेस एंड FMGCP। इन्वेंट्री कन्वर्सन पीरियड, रिसीवेबल कन्वर्जन प्राइस, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, नॉट ऑपरेटिंग साइकिल। होल्ड स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ कस्टमर्स ऑन कंटिन्यूअस बेसिस सडन द डिमांड्स फ्रॉम सम कस्टमर्स। डेटर्स का संबंध किससे होता है, अकाउंट रिसीवेबल से। Created because goods are sold, credit for marketing competitive reasons. A firms make adequate investment in inventories, data for smooth, uninterrupted production and sale. How is the length of operating cycle determined? Figure length operating cycle of manufacturing. ऑपरेटिंग साइकिल में आ गया मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्म में इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। मैन्युफैक्चरिंग का जब ऑपरेटिंग साइकिल निकालते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, तो पहला हम इसका इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड को देखते हैं। डेटर रिसीवेबल कन्वर्जन, डेटर जो मेरा बकाया मैंने जिसको जो उधार माल बेचे, तो डेटर कितने पीरियड में हमको वसूल हुआ, तो उसका कन्वर्जन पीरियड निकालते हैं। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड इज टोटल टाइम नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड जो होता है मेरा स्टॉक, उसको प्रोडक्शन और सेलिंग प्रोडक्ट का देखते हैं कि प्रोडक्शन कब हुआ, कब उसका सेलिंग निकाला गया। इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड को निकालते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड को निकालते हैं, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। कहने का मतलब कि हमको ये चीज़ देखना है ऑपरेटिंग साइकिल में कितने दिन में यह कन्वर्जन हुआ, किस पॉइंट पर
कितने दिन में ये मेरा कैश इमीडिएट माने कन्वर्ट हुआ, लिक्विडिटी कितने दिन में आया। द डेटर कन्वर्जन पीरियड इज द टाइम ऑफ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर। कहने का मतलब है कि डेटर कन्वर्जन पीरियड का मतलब है कि जो भी मेरा आउटस्टैंडिंग बकाया था वो कितने दिन में कस्टमर ने मुझे पेमेंट किया, इस चीज़ को देखते हैं डेटर कन्वर्जन पीरियड। द टोटल इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, डेटर्स कन्वर्जन पीरियड इज रेफर टू ए ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। डेटर कन्वर्जन पीरियड हमें किस चीज़ को देखता है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल को बताता है। उसके बाद आपको फॉर्म्स में भी एक्वायर्ड रिसोर्स सच ए रॉ मटेरियल on credit, temporarily postpone payment of certain expense payable which the firms can defer, are the spontaneous source of capital. Finance investment is current assets. The creditor payable deferral period CDP. Creditor payable का मतलब है deferral period CDP is the length of time of the firm able to defer prepayment of and various resource purchase. The difference between gross operating cycle and payable deferral period is not operating. Deferral period is not operating cycle. Is if अब आ जाइए depreciation. Depreciation is excluded from expense in the computation of operating cycle. Depreciation को exclude कर देते हैं. The net operating cycle also represent the cash conversion cycle. It is net time interval between cash collection from sale of the product and the cash payment for resources acquired by the firms. It also represented the time interval over which additional funds called working capital. ठीक है, उसके बाद should be obtained in order to carry out the firm operation. The firms has the negotiate working capital from source such commercial bank. The negotiate source of working capital financing are called non-spontaneous source. If now net operating cycle of a firm increase, it means further needs of negotiate working capital. Let us illustration computation of length operating cycle. Consider the statement cost of sale and firm given. देखिए ऑपरेटिंग साइकिल में क्या होता है, जैसा कोई भी हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सेल का जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल का, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को लेते हैं, एक्चुअल लेते हैं, उसके बाद प्रोजेक्टेड अमाउंट को देखते हैं, और दोनों में कंपेरिजन करते हैं। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को क्रेडिट किए, ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को लेते हैं, दूसरा में क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को लेते हैं। अब तीनों को क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम कर दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज और रॉ मटेरियल को लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को ले लेंगे, उसके बाद क्लोजिंग रॉ मटेरियल को ले, जो मेरा क्लोजिंग रॉ मटेरियल बच गया। परचेज किए कितना रॉ मटेरियल, उसको ले लिए, उधारी जो परचेज किए, फिर उसके बाद हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को ले लिए, जो स्टॉक्स को ले लिए, ओपनिंग रॉ मटेरियल को जो मेरा पहले से बचा हुआ है, और वही जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है जो बचा है उसको भी हम ले लिए। अब तीनों को जोड़ने के बाद हम तीनों रॉ मटेरियल को जोड़ने के बाद हमारा क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम, इतना मटेरियल हम यूज किए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। फिर डायरेक्ट लेबर को लेंगे, डायरेक्ट लेबर, डिप्रिसिएशन को लेंगे जो नॉन कैश आइटम है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को लेंगे, टोटल कॉस्ट मेरा निकल जाएगा। इस तरह से क्या होगा, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट निकालने के बाद ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री को जोड़ेंगे, क्लोजिंग इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद मेरा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जब ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को ले लेंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को लेंगे, तो वो मेरा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माल बेचने की लागत। इस अनुसार से आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, माल बेचने की लागत अब निकल गया। अब फिर उसमें हम सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा, माल बेचने की लागत निकल जाएगा। इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ऑपरेटिंग साइकिल चलता है। इसके बिना फाइनेंस चलेगा ही नहीं, और फाइनेंस को जानने के लिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, रॉ मटेरियल साइकिल कैसे निकाला जाता है, डेटर का संबंध बुक रिसीवेबल से है, बुक पेबल से है, अकाउंटिंग पेबल जो है वो क्रेडिटर का संबंध है। आपको एक दूसरे से इंटरलिंक करके फाइनेंस को पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे ये तो आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स का विवरण को कैसे निकालेंगे, फिर सेल्स ऑफ डेटर, डेटर
का संबंध डायरेक्ट किससे होता है? सेल से होगा। जब भी हम किसी को उधार माल बेचेंगे तो मेरा दो ट्रांजेक्शन होगा, एक वो मेरा वो डेटर हो गया, हम उसके क्या हो गए, क्रेडिटर हो गया। तो अब सेल्स में से ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर को लिखेंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर को लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर को लिखेंगे। इस प्रकार से हम सेल्स और डेटर का संबंध निकालें। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, अगले वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है, उसके उसके नियम्स क्या हैं, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड को कैसे निकालते हैं, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड होता क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड होता क्या है, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड होता क्या है, क्रेडिटर डिफरल पीरियड क्या होता है, कैश कन्वर्जन, नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालेंगे। उसके बाद आपको हम बताएंगे ऑपरेटिंग साइकिल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहले तो ऑपरेटिंग साइकिल का कैलकुलेशन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड को जानना पड़ेगा। रॉ मटेरियल कंजम्पशन मीन्स क्या होता है, जो मटेरियल मेरा यूज किया गया, कंजम्पशन किया गया, उसके बारे में। रॉ मटेरियल कंजम्पशन का पर डे क्या हिसाब होता है, वो पर डे का हिसाब देंगे। रॉ मटेरियल ये जो हम बता रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का बता रहे हैं। बिजनेस में सब तरह के बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं, सबका अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल निकाला जाता है। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन आपको देखेंगे, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का पार्ट निकालेंगे, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग डे निकालेंगे, वर्किंग प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड निकालेंगे, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड निकालेंगे, कलेक्शन ऑफ पीरियड कितने दिन में हमारा कलेक्शन हुआ। अब जैसे मान लिया एक्चुअल मेरा 19/2/21 में हुआ, 22 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट आया था। एक्चुअल और प्रोजेक्ट के बीच में हम कन्वर्जन का एनालिसिस करेंगे। फिर क्रेडिट परचेज निकाले, परचेज पर डे, डिप्रिसिएट इंक्लूडिंग। एक सबसे बड़ी बात ये बता देते हैं कि कोई भी फाइनेंस जो होता है, जब आप रिस्क मैनेजमेंट पढ़ते हैं, रिस्क एनालिसिस को जो पढ़ते हैं, जब सीए फाइनल में जाएंगे तो आपको रिस्क मैनेजमेंट का भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा। रिस्क एनालिसिस, कैसे आप अपने रिस्क को एनालिसिस करें। तो रिस्क का मतलब कि जब भी मेरा पॉजिटिव बीटा जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बीटा में दो प्रकार का रिस्क होता है, एक सिस्टमेटिक रिस्क होता है, एक बिजनेस रिस्क होता है। तो सिस्टमेटिक रिस्क में क्या होता है कि यदि बीटा माइनस में कन्वर्ट आ रहा है तो हम जब भी बीटा यदि माइनस में जा रहा है तो हम समझ लेंगे यह हमारे लिए रिटर्न अच्छा दे रहा है। यदि वो पॉजिटिव दे रहा है तो हम समझ जाएंगे उसका रिटर्न सही नहीं दे रहा। आप शेयर मार्केट में जाएँ या स्टॉक एनालिसिस्ट पढ़ें या आप ऑस्ट्रेलिया से फाइनेंस का पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको रिस्क के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। रिस्क रिटर्न क्या होता है, रिस्क एनालिसिस क्या होता है, ये आपको जब सीए फाइनल कर जाएंगे, सीए करने के बाद आपको एक कोर्स करना ही पड़ेगा, सीएफए, चार्टर फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, तभी जाके आप पूरे ढंग से फाइनेंस में परिपूर्ण होंगे। इसलिए फाइनेंस को समझने के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी आना चाहिए। अब आजकल तो फाइनेंस का एक नया ट्रेंड भी आ गया, डेरिवेटिव मार्केट, ऑप्शन फ्यूचर बिजनेस। ऑप्शन फ्यूचर, अब मैंने कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इस सब के बारे में जानना पड़ेगा। तो जहाँ से अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, लॉ, ये सब जब सोचना बंद करता है वहाँ से फाइनेंस स्टार्ट होता है। बस ये समझिए, फाइनेंस को जानने के लिए आपको अकाउंटेंसी पे भी कमांड करना पड़ेगा, लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ पे कमांड करना पड़ेगा, ऑडिटिंग चैप्टर पे कमांड करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत डेप्थ में पढ़ाई करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो ये सब आप जब तक जानेंगे नहीं तब तक आपको फाइनेंस बनेगा। अब जैसे आप डेटर का संबंध डायरेक्ट किससे है, तो हम अकाउंट रिसीवेबल भी कर सकते हैं। बिल्स पेबल का संबंध होता है क्रेडिटर से। अब डेटर क्रेडिट सेल्स किया, अब उसके बारे में आप जान नहीं रहे हैं कि डेटर का डायरेक्ट किससे लिंक हो रहा है। तो आप जब तक इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो आपको फाइनेंस पढ़ने में दिक्कत आएगा। अब जैसे मान लें कि समरी ऑपरेटिंग साइकिल कलेक्शन क्या होता है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल होता है क्या, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड होता क्या है, इसके बाद डेटर कन्वर्जन पीरियड, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, पेमेंट डिफरल पीरियड। अगले वीडियो में हम परमानेंट एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल को बताएंगे। परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता क्या है और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल होता क्या है, उसके बाय चार्ट और फ्लो चार्ट के साथ आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को और डेप्थ में ले जाएंगे। अब इसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस, नॉन टेक्निकल एनालिसिस, सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क के बारे में जिक्र करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर वाइप आउट करते हैं। डेट्स ऑल।